क्लास ट्वेल्थ का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स मैथ्स का ये पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर। तो अभी आपको पता ही है, लॉकडाउन के दौरान कोरोना के चक्कर में हम वीडियो क्लास ऑन ऑफलाइन तो नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास का प्रोसीजर बनाया है। इसके अंदर आपको हर एक दिन छोड़ के एक लेक्चर मिलेगा, और मतलब एक हिसाब से आपका एक हफ्ते या 2 हफ्ते में एक चैप्टर खत्म कराने की कोशिश होगी। आपको करना क्या है, घर पे 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का ये लेक्चर होगा। तो आपको जो होमवर्क बोलूंगा मैं वो करना है। आपको नोट्स भी मिलेंगे इस चैप्टर के। तो नोट्स अभी तो नहीं मिल सकते, तो नोट्स जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपको मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा। आपको पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ आपको नोट्स की मिल जाएगी अभी, क्योंकि अभी तो आपको मैं ऑफलाइन नोट्स तो दे नहीं सकता ना, हाथ में नोट्स दे नहीं सकता, तो पीडीएफ आपको उसकी नोट्स की मिल जाएगी। एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद जैसे इंस्टीट्यूट स्टार्ट होगा तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अभी भी आपको नोट्स मिल जाएंगे ऑफलाइन पीडीएफ की फॉर्म में। तो जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा आपको वो पूरा चैप्टर के नोट्स खुद प्रैक्टिस करने हैं। तो आपका होमवर्क क्या क्या होगा, जैसे आज मैंने ए मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज आपको करा दूंगा, आज इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो आपको मैट्रिक्स की 3.1 करनी है। क्या करनी है, मैट्रिक्स की 3.1 करके रखनी है। 3.1 के जो आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में नहीं लिखना है तो आपको मेरा नंबर पता ही है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जैसे भी आपको पूछने हैं डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं 3.1 के। जैसे आज है मंडे, मंडे को 3.1 के डाउट्स हो जाएंगे। मंडे को 3.1 आपको घर पे करनी है, तो ट्यूसडे तक आपको 3.1 पूरी करनी है। मंडे ट्यूसडे 3.1 जब आपकी पूरी हो जाएगी तो फिर मैं वेनसडे को जो लेक्चर आएगा वो 3.2 का आएगा। तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज आगे बढ़ते रहेंगे। एक साथ मैं वीडियो नहीं डाल सकता, थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है। तो 3.1 का लेक्चर जो है वो आपका मंडे ट्यूसडे हो गया, वेनसडे थर्सडे को 3.2, और फ्राइडे सैटरडे को 3.3। फिर संडे को देखते हैं कौन सा लेक्चर आएगा। तो अभी जो आपका काम है वो यही है कि इस लेक्चर को अच्छी तरह देखो, इसको 2-3 बार देखो। जितनी देर आपको समझने में लगती है वो सारा टाइम इस पे लगाओ। इसका होमवर्क करो 3.1 का। फिर आपको जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तो इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। वो पीडीएफ आपको क्या करनी है, वो आपको ट्राई करने हैं। वो ट्राई करने के बाद उसके जो डाउट्स है वो भी आपको पूछने हैं। और साथ साथ हमें क्या करना है, 10 ईयर भी करनी है। 2-3 चीजें हम कराते हैं क्लास में, एनसीईआरटी, नोट्स और 10 ईयर। अब नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी मेरे को लगता है कई बच्चों के पास नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन हो गया, तो एनसीईआरटी आपको कैसे मिलेगी। तो एनसीईआरटी के लिए आप विजिट कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे एक ऐप है एनसीईआरटी की। उसमें एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की, या जो भी क्लास है 5 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी, सारे पार्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स की है। एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड कर लेना आप प्ले स्टोर से। 5 से क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटी, सारे सब्जेक्ट की सब कुछ है उसके अंदर, उससे आप पढ़ सकते हैं। और तो कुछ कहना नहीं है। और एक 10 ईयर्स की जरूरत पड़ेगी। अभी जो हम काम करेंगे, जो अभी हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे सिर्फ अपने ये जो क्लास होगी एनसीईआरटी, मतलब क्लास में एनसीईआरटी कराता हूँ, एनसीईआरटी और नोट्स। क्योंकि 10 ईयर अभी आप लोग परचेज नहीं कर सकते हैं। एक बार ये खत्म हो जाए उसके बाद आप जब 10 ईयर परचेज कर लेंगे तब हम 10 ईयर भी करेंगे हर चैप्टर की। मतलब जैसे थ्री, अभी लॉकडाउन के दौरान हम पता नहीं 2-3 चैप्टर कवर कर लेंगे। जो 2-3 चैप्टर हो जाएंगे उसके आप अभी सिर्फ एनसीईआरटी और नोट्स करो। जैसे ये खुल जाएगा लॉकडाउन तो आप नोट्स एनसीईआरटी तो कर ही चुके हो, साथ साथ आप 10 ईयर भी खरीद लेना और 10 ईयर भी कर लेना उस चैप्टर की। फिर मुझसे उसके भी डाउट्स पूछ लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैंने लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पैटर्न। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब हमने किसी चीज को अरेंज कर दिया। मैंने कहा 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे जाके बैठ जाओ क्लास में। तो 4 बच्चे जरूरी तो नहीं है एक साथ बैठे, जरूरी तो नहीं है एक साथ बैठे। वो 4 बच्चे कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं, मगर मैट्रिक्स में अरेंजमेंट होगा एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पैटर्न। मतलब ऑर्डर्ड पैटर्न होगा, डिसऑर्डर पैटर्न नहीं होगा। मतलब क्लास में ऐसा भी हो सकता है कि क्लास में 4 बच्चे गए तो एक बच्चा क्लास के उस कोने में बैठ जाए, उस कोने में बैठ जाए, उस कोने में बैठ जाए और सबसे आगे बैठ जाए। स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो एक पैटर्न नहीं बनाएगा। पैटर्न कैसे बनेगा कि 4 बच्चे एक इस डेस्क पे बैठे तो एक इस डेस्क पे बैठ जाए, एक बच्चा इस डेस्क पे बैठा है तो एक इस डेस्क पे बैठ जाए, इस डेस्क पे बैठ जाए, इस डेस्क पे बैठ जाए। तो ये जो एलिमेंट्स को अरेंज करना है ये हमें ऑर्डर्ड पैटर्न में करना है। इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के मैंने कई सारे एग्जांपल दिए हैं। जैसे मैट्रिक्स में मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, 2 1 3 लिख दिया, ऐसे 4 नंबर लिख दिए, ऐसे 6 नंबर लिख दिए। तो ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है। अब देखो ये अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है। ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये एक मिनट, ये अरेंजमेंट कुछ ऐसे ही हो सकती है। देखो 5 3 5 1 4 3 2 1, जो एक अरेंजमेंट ऐसे है वो अरेंजमेंट ऐसे हो सकती है। तो वेरियस अरेंजमेंट हो सकती है। अगर मैं बोलूँ मुझे 4 नंबर लिखने हैं तो 4 नंबर की अरेंजमेंट ये हो सकती है 1 2 3 4। 4 नंबर की अरेंजमेंट एक और भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है, 1 2
3 4, वो एक ये भी हो सकती है, देखो जो मैंने यहाँ लिखी है। एक 3 4, वो एक ये भी हो सकती है, देखो जो मैंने यहाँ लिखी है। एक अरेंजमेंट ये भी हो सकती है, एक अरेंजमेंट ये भी हो सकती है। तो बड़ी अलग अलग अरेंजमेंट हो सकती है। एक अरेंजमेंट और भी हो सकती है, अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओ तो 1 2 3 4 एक अरेंजमेंट ये भी हो सकती है। तो 4 नंबर को लिखने के लिए पहली अरेंजमेंट मैंने ये बनाई, दूसरी अरेंजमेंट मैंने ये बनाई, तीसरी अरेंजमेंट मैंने ये बनाई। इससे ज्यादा कोई अरेंजमेंट नहीं होगी 4 नंबर के लिए। तो ऐसे ही मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है नंबर्स की। मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स को अरेंज करना है अलग अलग वेस में। जो वेस होते हैं इसको हमें काउंट करना ना आएगा, ना हमें काउंट करना है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जिसमें वेस काउंट करना है, तब बात करेंगे इसकी। बाकी वेस से आपको कोई लेना देना नहीं है। बाकी जेई के लिए हो सकता है कि एंट्रेंस में वो आपसे पूछ ले कि इसके कितने वेस हो सकते हैं, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। मगर अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई वेस का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बाकी ये एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करना है, यही मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में हमें नंबर्स को अरेंज करना है। जैसे मैंने 1 2 3 4 को ऐसे अरेंज कर दिया, ऐसे अरेंज कर दिया, ऐसे अरेंज कर दिया। तो ये अलग अलग वेज है, ये अलग अलग वेज है। अब इन तीनों में फर्क क्या है, इसमें, इसमें और इसमें, 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 इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर फर्क क्या है, वो भी मैं आपको 10 मिनट बाद बताऊंगा जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और डिफाइन कर दूं, व्हाट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अब ये देखो यहाँ पे, देखो याद रखना, ये वाली रो होती है, ये वाली रो होती है। तो ये रो 1 रो 2 हो गई, ये वाली रो होती है, आपको याद रखना है। तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, और ये कॉलम होते हैं, तो कॉलम 1 कॉलम 2 हो गई। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है, 2 कॉलम है। ये रो होती है और ये कॉलम होते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, 2 क्रॉस 2। अब इसको सॉल्व नहीं करना, 2 क्रॉस 2 4 होता है, और 4 नहीं लिखना, यही लिखना है। इसको सॉल्व नहीं करना, ये तरीका है लिखने का। इसको ये नहीं सॉल्व करके लिख देना सर 4 लिख दो, नहीं, वो सब नहीं करना। तो ये मैट्रिक्स की पहली रो है, ये मैट्रिक्स की दूसरी रो है, पहली रो, दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। सिमिलरली एक ये देखो मैट्रिक्स, इसके अंदर पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो 2 क्रॉस 3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो क्लियरली आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट इज ऑर्डर। तो पहले ही अभी आपको ये समझना आना चाहिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। उनको हम बड़े सारे तरीकों में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका है उसका। फिर उसके बाद हमने रो देखा, क्या रो क्या होती है मैट्रिक्स के लिए, कॉलम क्या होती है मैट्रिक्स के लिए, और ऑर्डर क्या होता है। तो ये 3 चीजें आपको एकदम डैम क्लियर होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये तीनों चीजें जब आपकी क्लियर होंगी तभी आप आगे इस चैप्टर में एक्सेल कर सकते हो। तो आपको ऑर्डर समझ आ गया है, रो इंटू कॉलम, रो समझ आ गई, कॉलम समझ आ गई। अब एक चीज और, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। आपने, आपको स्कूल वाली आदत लगी होगी, जब टीचर बोलती है इस रो में जाके बैठ जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में गए, आप लेट हो गए, तो आपको टीचर बोलेगी जाके 3rd रो के, उसको पता है कौन सा बेंच खाली है, 4th बेंच पे बैठ जाओ। तो तब रो ये होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टीचर इसको रो बोलेगी कि 3rd रो में सेकंड बेंच या जिस पे भी उसको बिठाना है, इस पे जाके बैठ जाओ। मगर जो वो रो बोलती है वो वाली रो नहीं होती। रो ये है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। तो टीचर जो बोल रही है वो बोल तो सही रही है, मगर उसके अंदर जो, मतलब हम रो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं मैथ्स में, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे डायपोल मूवमेंट, जो बच्चे 11th में साइंस के हैं तो उनको समझ आ जाएगा कि अगर मैं डायपोल मूवमेंट की बात करूं, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में अलग होती है। अब ये नहीं बोल सकते केमिस्ट्री गलत है, ना यही बोल सकते हैं फिजिक्स गलत है। बोलना दोनों ही गलत है, ये बोलना ही गलत है कि फिजिक्स गलत है या केमिस्ट्री गलत है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि उन्होंने कन्वेंशन चेंज कर दी है, उन्होंने कन्वेंशन चेंज कर दी है। फिजिक्स में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग होती है, केमिस्ट्री में अलग होती है। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों के अंदर इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन भी अलग होती है, अगर किसी को केमिकल बॉन्डिंग याद हो। केमिस्ट्री में इक्विटोरियल कौन सा होता है, केमिस्ट्री में इक्विटोरियल जो है, फिजिक्स में एक्सियल होता है, वो होता है। अब आप 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे होंगे तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन निकाली होगी। जो बच्चे 12th फिजिक्स के हैं उनको समझ आ रहा होगा कि जो बच्चे 12th फिजिक्स के हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन निकाली होगी ना। अब जो केमिस्ट्री फिजिक्स में इक्विटोरियल होता है और फिजिक्स में जो एक्सियल होता है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है। केमिस्ट्री में जो एक्सियल होता है वो फिजिक्स में इक्विटोरियल होता है, और केमिस्ट्री में जो इक्विटोरियल होता है वो फिजिक्स में एक्सियल होता है ना। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। मोर करेक्ट इसमें फिजिक्स है, क्योंकि जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं,
अर्थ के हिसाब से जो डिफाइंड होता है वो इक्वेटोरियल होता है, परपेंडिकुलर और एक्सियल जिस प्लेन में हम रहते हैं। मगर अब केमिस्ट्री में उल्टा कन्वेंशन है तो हम उसको ही चला रहे हैं आज तक, उसको हमने आज तक बदला नहीं। होता है वो इक्वेटोरियल होता है, परपेंडिकुलर और एक्सियल जिस प्लेन में हम रहते हैं। मगर अब केमिस्ट्री में उल्टा कन्वेंशन है तो हम उसको ही चला रहे हैं आज तक, उसको हमने आज तक बदला नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में उल्टा होता है। इसका मेरे पास एग्जाम्पल है, PCl5 के जो बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल वाले लंबे होते हैं। ये आपने एक क्वेश्चन करा हुआ 11th केमिस्ट्री में, और यही क्वेश्चन 12th केमिस्ट्री में भी आता था जब पी ब्लॉक में ग्रुप 15 था। ग्रुप 15 हट चुका है। तो समझ सकते हो कि कन्वेंशन अलग अलग होने से बहुत कुछ हो सकता है। अब आपको ये समझना है कि मैथ्स में रो ये होती है और मैथ्स में कॉलम ये होते हैं। आपको ये क्लियर करने के लिए मैंने इतनी सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री बोली कि डायपोल मोमेंट और इक्वेटोरियल वाली बातें करी। एक चीज और, C++ में भी इसको ही रो बोला जाता है, इसको ही रो बोला जाता है, इसको कॉलम, इसको कॉलम, इसको कॉलम। जब C++ में आप आगे जाओगे, जब रो कॉलम आपको वो पढ़ना होगा, लूप जरा पढ़ोगे, तब उसको आपको ये समझ आ जाएगा। वहां पे ये सब आता है, मैट्रिक्स है ना C++ में, 12th क्लास में C++ में मैट्रिक्स है, वहां पे आपको ये सब समझ आ जाएगा अच्छी तरह। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए जब आप स्टार वाले मैट्रिक्स बनाते हो। C++ में है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो आपको पहले सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो, जैसे कि क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं और जो यहाँ पढ़ाते हैं उसमें काफ़ी सारा अंतर आएगा। उसमें आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है, यहाँ पे आपको कई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो चीज़ें अगर आपको क्लियर हो उसी हिसाब से, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना पड़ेगा। वरना आपको साथ ही साथ जैसे चीज़ें क्लास में क्लियर होती है वैसे यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे जो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ वो यहाँ लिख लो। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में याद रखना, एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही होगी। देखो इसका ऑर्डर देखो 1x3, इसका ऑर्डर देखो 1x2। मैंने गोला भी लगाया आपको समझाने के लिए। इसका ऑर्डर है 1x4, क्योंकि रो एक ही है। तो लिख लो, रो मैट्रिक्स, एक रो, कॉलम एनी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। तो रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में उल्टा है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, बाकी रो कितने भी है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम एक होगा, बाकी रो कितने भी ले सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होगा, बाकी रो कितने भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में आपको कुछ ना कुछ तो क्लियर हो रहा होगा। स्क्वायर में रोज और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। स्क्वायर में यार, स्क्वायर सुन के हमें कुछ कुछ इक्वल तो याद आता ही है। स्क्वायर को देख के हमें मन में क्या आता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इस क्या होगा, जिसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4। यहाँ पे 2 रो है, 2 कॉलम है। एक एग्जांपल ये दे रखा है, यहाँ पे 3 रोज है, 3 कॉलम है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के 4 टाइप होते हैं, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ जो लिखे हुए हैं, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होगा, सब कुछ जीरो होगा। नल मैट्रिक्स में क्या होगा, सब कुछ जीरो होगा। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स में सब कुछ 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल पे 1 होगा, डायगोनल पे 1 होगा, बाकी जीरो होगा। अब मैंने डायगोनल इसको ही क्यों बोला है वो मैं अभी बताता हूँ आपको 2 मिनट बाद। आपको याद क्या रखना है, नल मैट्रिक्स में सब कुछ जीरो होगा। नल का मतलब जीरो। नल मैट्रिक्स के और भी कई नाम होते हैं, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स। तो आपको क्लियर होना चाहिए, नल मैट्रिक्स के बहुत सारे नाम है, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में सब कुछ क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद आती है यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स में सब कुछ 1 होगा। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पे 1 होगा, बाकी सब जीरो होगा। डायगोनल पे 1 होगा, बाकी सब जीरो होगा। और स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल पे कोई भी नंबर होगा। डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल पे कोई भी नंबर होगा, बाकी सब जीरो होगा। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल पे आप 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 2 3 कुछ भी ले सकते हो। 1 मत लेना, 1 लोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पे आप के ले सकते हो, 5 की जगह आप के ले लो। के कुछ भी हो सकता है, 4 3 4 7 8 9 10 11 12, कुछ भी नंबर हो सकता है। मगर अगर के की जगह 1 हो गया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर के की जगह 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा, फिर वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो नंबर है, इसको अगर मैं के डिफाइन करूँ तो के कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड 1। अभी दिखा रहा हूँ एक मिनट को। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक नाम आई भी होता है, ये भी याद रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक नाम आई होता है,
और स्केलर मैट्रिक्स में जो ये नंबर है, जैसे ये 5 है, ये दोनों 5 है, ये दोनों क्या है 5 है, ये दोनों क्या है 5 है, ये 5 है तो, मगर अगर इस 5 की जगह आपने 0 ले लिया तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0, सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तभी कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए।